हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी से। शेष नारायण जी, आप कुछ संस्मरण बता रहे थे अपने। हाँ, नहीं तो वो जैसे संगीत के बारे में उनकी रुचि, डॉक्टर राधाकृष्णन से अभी हमारी बात हुई तो संगीत की जो बारीकियां हैं उसके बारे में, और जो जिस तस्वीर को आप बार बार दिखा रहे हैं ये भारतीय संगीत का सबसे कठिनतम वाद्य है और उनमें उसमें भी उनका दखल था। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि वो फ्यूचर ऑफ साइंस, विज्ञान के भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहते थे, जैसे कि आने वाले समय में क्या होगा। आज से कभी भी जो संतुष्ट रहने वाली जो उनकी प्रवृत्ति थी, न संतुष्ट रहने वाली जो प्रवृत्ति थी, और उसको हमेशा इम्प्रूव करते रहने की। इसी वजह से आपने देखा कि जो भारतीय रक्षा के विषय में जिस तेजी से यानी आत्मनिर्भरता आई है, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ से जाने के बाद वो यूनिवर्सिटी में चले गए। उनको लगता था कि बार बार वो शिक्षा के केंद्रों में वापस जाने का, उन लोगों से कम्युनिकेट करने का, जो कि फ्यूचर हैं, जिनमें कि रॉ क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी को एड्रेस करना। एक बार राष्ट्रपति भवन के किसी कार्यक्रम में हमने पूछा कि आप चाहते क्या हैं डॉक्टर साहब, लोगों में चाहते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में सवालात अच्छे पैदा हों, क्योंकि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर सही सवाल पूछने की तमीज़ आ गई लोगों, अंग्रेजी में बात हो रही थी, अगर सही सवाल पूछने की तमीज़ आ गई तो जवाब तो हवा में कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। तो ये जो उनका बुनियादी सोच था कि अगर लोग कोई भी पुस्तक दुनिया भर की फिंगर टिप्स पे आने जा रही है, इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को हम उनके मुस्तकबिल के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सही सवाल पूछने के तमीज़ सिखाएं। और मुझे लगता है कि अगर ये करने का संकल्प लिया जा सके, या कुछ लोग इस बात को अगले 2-4 दिनों में उनकी याद में बार बार कह सकें, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। जी हाँ, बार बार उनके जो उनके कोट्स का भी जिक्र होता है कि वो क्या कहा करते थे, जैसा आपने भी जिक्र किया, तो ये बार बार याद आता है लोगों को कि वो कहा करते थे कि सवाल पूछने हैं, और विज्ञान के छात्रों को तो खास तौर पे सवाल पूछना ही चाहिए, क्योंकि सवालों से ही, जब सवाल पूछे जाएंगे तभी जवाब की खोज होगी, और जवाब जो है वो तभी जवाब की तरफ बढ़ेगा इंसान। एक ऐसी सोच जो उनके साथ आखिर तक रही, आज भी वो IIM शिलोंग में छात्रों को ही संबोधित कर रहे थे। और शेष नारायण जी, इत्तेफाकन उनका जो आज का सब्जेक्ट था वो था लिवेबल प्लैनेट अर्थ। क्या बात, लिवेबल प्लैनेट अर्थ। IIM शिलोंग में इस पर वो लेक्चर दे रहे थे। अर्थ को, मुझे याद है अर्थ को जिस तरह से प्रोनाउंस करते थे, वहाँ हमारे साथ जो कलीग्स थे उनको कुछ लगता था ई अर्थ। तो वो लेकिन वो जो मौलिकता थी डॉक्टर अब्दुल कलाम की, उसको कभी जाने ही नहीं दिया। और रामेश्वरम के जिस गांव में, जिस जगह उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, जहाँ से आसपास पढ़ने गए, आगे बढ़े, और अपने पिता की हर बात को, मुझे मालूम है, उन्होंने तो नहीं बताया था, लेकिन किसी एक अन्य व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब वो देहरादून जा रहे थे तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम ऋषिकेश जरूर चले जाना, और वहाँ स्वामी शिवानंद जी महाराज रहते हैं, उनसे मिल लेना बहुत पहले। तो आप डिवाइन लाइफ सोसाइटी में जब गए, और वहाँ पे उन्होंने स्वामी कृष्णानंद जी और जो अन्य लोगों से जो बातचीत की, और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि आपके जो भी सपने हों उनको आप वैज्ञानिक सोच के तहत अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता कहीं नहीं। और उस वक्त आप ध्यान रखिए, देहरादून में बहुत ही मामूली नौकरी पे थे, सहायक के पद पे थे। तो उस व्यक्ति ने, और जो किसी भी भारतीय के लिए जो कुछ भी अचीव करना संभव है,
भारत रत्न हुए, राष्ट्रपति हुए, और भारत के जो गौरव गाथा है उसमें इतना बड़ा जो योगदान उन्होंने किया रक्षा के की आत्मनिर्भरता के बारे में, डॉक्टर कलाम, अगर किसी एक व्यक्ति का डॉक्टर भाभा और जवाहरलाल नेहरू के अलावा नाम लिया जाएगा तो डॉक्टर कलाम का नाम उसमें सर फहरिस्त होगा। और मुझे लगता है कि ये उनके लिए, वैज्ञानिक सोच के लिए, साइंटिफिक टेम्पर के लिए एक बहुत बड़े मानवीकृत रूप थे और उनको इसी रूप में याद किया जाना चाहिए। जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी आत्मकथा को आवाज दी गुलजार साहब ने, वो सुनिए। मुलाब्दीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था। और मेरी मां जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था। काफी वसी और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थीं। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटेरियली एंड इमोशनली। हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। 39 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना यह हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कूंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गांव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कूंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर प्रवास करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी परवाज के देरीना ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बैक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। दिल्ली लौट आया, डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया 250 रुपए की माहाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। हमारा भाई की गर्मजोशी ने
पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। SLV 3 की परवाज का दिन 10 अगस्त 1979 तय किया था। 23 मीटर लंबा 4 स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर बड़ी कजदाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में दाखिल हो गया। हम सब दम खुद रह गए, सांस रोके बैठे थे। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकूत टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। 317 सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्री हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV 3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थीं। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा के अंश सुने आपने गुलजार साहब की आवाज में। 1931 से 2015 आज आईआईएम शिलोंग में लेक्चर देने गए थे डॉक्टर एपीजे तमिलनाडु में अब्दुल दूर कलाम। सुदूर रामेश्वर से